जिस रात मेरी वाइफ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी रात मैं अपने हाथों से उसके पिता की फोटो फ्रेम को जला देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं मूसलाधार बारिश के बीच उसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए भी मजबूर कर देता हूँ, जिस पर आसपास के सभी लोग मुझे बेरहम और पत्थर दिल इंसान कहकर कोसते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस फोटो फ्रेम की इनर लेयर में लियू फैमिली का सालों पुराना एक खतरनाक सीक्रेट छिपा हुआ है, जिसे अगर नष्ट नहीं किया जाता तो उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। पूरे जिंगझो में हर कोई जानता है कि शुचिंग एक पागल इंसान है। शादी के 3 सालों में मैं हमेशा लियू रोयान को अपनी हथेली पर रखकर संभालता रहा था, जिस पर मैं उसे कभी एक कड़वा शब्द तक नहीं कह पाया था। लेकिन आज रात मैं पूरे ऑक्शन हॉल का सबसे बड़ा मजाक बन जाता हूँ, और साथ ही वह इंसान भी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करने लगती है। 51 अरब। मैं वीआईपी एरिया के सोफा पर पीछे टिककर बैठा होता हूँ और फिर अपना बिडिंग बोर्ड ऊपर उठा देता हूँ, जिस पर पूरा हॉल अचानक खामोश हो जाता है। लियू रोयान, जो मुझसे आगे वाली रो में बैठी होती है, अचानक पीछे मुड़कर मुझे अविश्वास भरी नजरों से देखने लगती है। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में इस वक्त खून सी लाल नसें उभर आती हैं। स्टेज पर रखा हुआ आइटम उसके पिता की आखिरी पेंटिंग होती है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में छोड़ी थी, द गाइड नाम की वह मास्टरपीस, जिस पर मेरा बेस्ट फ्रेंड गुचेंग धीरे से मेरी कलाई पकड़ते हुए कहता है, शुचिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ये वही चीज है जिसे भाभी पिछले 3 सालों से ढूंढ रही हैं। फिर तुम उनसे बिडिंग क्यों कर रहे हो? लेकिन मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बस स्टेज की तरफ देखता रहता हूँ। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है। यह रुयान का मैसेज होता है, शुचिंग, प्लीज अब और मत करो। ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई चाकू मेरे दिल में घुस गया हो। इंपॉर्टेंट। मुझे अच्छी तरह पता है कि यह उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस फ्रेम की इनर लेयर में लियू फैमिली की पुरानी इल्लीगल स्मगलिंग रिकॉर्ड्स वाली अकाउंट बुक छिपी हुई है। और आज रात इसी हॉल में कम से कम 3 खतरनाक ग्रुप्स इस पेंटिंग के पीछे पड़े हुए हैं। अगर यह पेंटिंग लियू रुयान के हाथ लग जाती है तो कल उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं गहरी सांस लेकर फोन स्क्रीन बंद कर देता हूं और कोई रिप्लाई नहीं करता, जिसके कुछ ही देर बाद उसका दूसरा मैसेज आता है, इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लो। यह शब्द मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभ जाते हैं, जिस पर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, और जब दोबारा खोलता हूं तो उनमें सिर्फ ठंडापन बचता है। 70 अरब। मैं एक बार फिर बिडिंग बोर्ड उठा देता हूं, जिस पर ऑक्शनियर की आवाज तक कांपने लगती है। 70 अरब। मिस्टर शू ने 70 अरब की बिड लगाई है, क्या कोई इससे ज्यादा ऑफर करेगा? यह सुनकर लियू रोयान के कंधे कांपने लगते हैं। फिर वह धीरे से खड़ी होकर 2 रोज के बीच से मुझे घूरते हुए कहती है, 73 अरब 500 मिलियन। उसकी आवाज भर्रा चुकी होती है। शुचिंग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। जिस पर गुचेंग भी पसीने में भीगते हुए मुझे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं बिना कोई एक्सप्रेशन बदले बैठा रहता हूँ। मैं लियू रुयान की तरफ देखता तक नहीं। 105 अरब। अंत में हैमर नीचे गिरता है और पेंटिंग मेरे नाम हो जाती है, जिस पर मैं देखता हूँ कि लियू रुयान की सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी है। वह अपनी सीट पर गिर जाती है। वह रोती नहीं है, बस मुझे देखती रहती है, लेकिन उसकी नजरें अब किसी दुश्मन की तरह लगती हैं। मैं पेंटिंग जीत चुका होता हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि मैं उसे पूरी तरह खो चुका हूँ। कनेक्शन खत्म होते ही मैं अपने बॉडीगार्ड्स को पेंटिंग लेकर बेसमेंट पार्किंग की तरफ निकलने का इशारा करता हूँ, लेकिन कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचते ही एक पतली सी फिगर मेरा रास्ता रोक देती है। वह लियू रुयान होती है। उसने एक पतली इवनिंग ड्रेस पहन रखी होती है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका होता है और उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं। पेंटिंग मुझे दे दो। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसमें पहले कभी न देखी गई जिद भी होती है। मैं रुक जाता हूँ और जेब में हाथ डालकर ऊपर से उसकी तरफ देखता हूँ। प्रेसिडेंट लियू, ऑक्शन के रूल साफ हैं। जिसने ज्यादा बिड लगाई पेंटिंग उसी की हुई। अगर तुम्हें इतनी चाहिए थी तो बिडिंग क्यों नहीं बढ़ाई? चूचिंग। वह अचानक मेरी स्लीव पकड़ लेती है। वह मेरे पापा की आखिरी निशानी है। तुम्हें पता है कि मैं इसे कितने सालों से ढूंढ रही हूँ, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं उसके हाथों को देखता हूँ, जो मेरी स्लीव को इतनी जोर से पकड़े हुए होते हैं कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी होती हैं। उस पल मैं उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता हूँ। मैं उसे सब सच बताना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि कितने लोग अंधेरे में उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लियू फैमिली के पुराने कर्ज और रिकॉर्ड्स विदेश के डेंजरस अंडरवर्ल्ड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिस पर अगर मुझे उसे बचाना है तो मुझे उससे पूरी तरह अलग होना पड़ता है। सारी दुश्मनी और खतरा अपनी तरफ खींचना पड़ता है। हाथ छोड़ो। मैं ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द बोलता हूँ, जिसे सुनकर लियू रुयान पूरी तरह सन्न रह जाती है। शादी के 3 सालों में मैंने कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। शुचिंग, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह मेरा हाथ छोड़ने के बजाय और कसकर पकड़ लेती है। अगर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है तो हम घर जाकर बात कर सकते हैं। प्लीज ये पेंटिंग मुझे दे दो। मैं तुम्हें इसकी डबल प्राइस दे दूंगी। डबल प्राइस? मैं हल्का सा हंसता हूँ और उसकी उंगलियां एक एक करके अपनी स्लीव से हटाता हूँ। लियू रुयान,
क्या अभी तुम्हारे पास 210 अरब कैश है, या फिर अपनी कंपनी गिरवी रखोगी, या लियो फैमिली का पुराना घर? यह सुनकर वह मेरी तरफ ऐसे देखती है जैसे मुझे पहचान ही नहीं पा रही हो। मैंने ये पेंटिंग अपने काम के लिए खरीदी है, जिस पर मैं खुद को मजबूर करता हूँ कि उसकी टूटी हुई आंखों में देख सकूं, और तुम अब मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर मैं मुड़ जाता हूँ। शूचिंग, पीछे से उसकी दर्द भरी आवाज आती है, अगर तुम ये पेंटिंग मुझे दे दो तो हम डिवोर्स कर लेंगे। यह सुनकर मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा दिल बेरहमी से मसल दिया हो। डिवोर्स, आखिरकार ये शब्द उसके मुंह से निकल ही जाता है। मैं उसकी तरफ पीठ किए खड़ा रहता हूँ और अपने होंठ काट लेता हूँ, जिस पर खून का स्वाद मेरे मुंह में भर जाता है। सुबह 10 बजे डॉक्यूमेंट्स लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच जाना। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे एलिवेटर में चला जाता हूं। रात के 2 बजे मैं हमारे हिल साइड विला वापस पहुंचता हूं। दरवाजा खोलते ही पूरा लिविंग रूम अंधेरे में डूबा हुआ मिलता है। आमतौर पर चाहे मैं कितनी भी देर से लौटूं, रुयान हमेशा सोफा के पास एक वार्म लाइट जलाकर रखती थी और टेबल पर मेरे लिए गर्म दूध भी रखा होता था। लेकिन आज कुछ भी नहीं होता। चांदनी की रोशनी में मुझे लिविंग रूम के बीच 2 बड़े सूटकेस रखे दिखाई देते हैं, जिस पर ऊपर बेडरूम का दरवाजा आधा खुला होता है और अंदर से हल्की रोशनी आ रही होती है। मैं धीरे धीरे ऊपर जाता हूं और डोर खोलता हूं। रुयान एक पतला स्वेटर पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है। वह अपने सामान को एक एक करके बॉक्स में रख रही होती है। मेरे आने की आवाज सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। एग्रीमेंट पर मैंने साइन कर दिए हैं। उसकी आवाज बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि डर लगने लगता है। वह स्टडी टेबल पर रखा है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल प्रोसीजर पूरा कर लेते हैं। मैं टेबल तक जाता हूं और डिवोर्स एग्रीमेंट उठाता हूं। वह सिर्फ कुछ पेजेस का होता है और सबसे बड़ी बात, उसने उसमें मुझसे कुछ भी नहीं मांगा होता। रियल एस्टेट, सेविंग्स, कंपनी शेयर्स, वह सब कुछ छोड़ देती है। वह सच में खाली हाथ इस रिश्ते से बाहर जाने का फैसला कर चुकी होती है। यह देखकर मैं डिवोर्स एग्रीमेंट को कसकर पकड़ लेता हूं, जिस पर मेरी उंगलियां ज्यादा ताकत लगाने की वजह से हल्का कांपने लगती हैं। आखिरकार रुयान मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें, जो कभी उम्मीद और प्यार से भरी रहती थीं, आज पूरी तरह शांत और बेजान नजर आती हैं। शूचिंग, जब मेरे पापा के साथ वह हादसा हुआ था तब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, लेकिन तुमने सबकी बातें नजरअंदाज करके मुझसे शादी की। तुमने लियू फैमिली को उस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला। जिस पर वह हल्का सा खुद पर हंसती है और उसकी आंखों से एक आंसू धीरे से बह निकलता है। पिछले 3 सालों से मैं हमेशा यही सोचती रही कि अगर मैं पूरी कोशिश करूंगी तो एक दिन तुम्हारा दिल जरूर जीत लूंगी। इसके बाद वह गहरी सांस लेती है। लेकिन आज रात मुझे समझ आ गया है, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे, शायद कभी किया ही नहीं। मुझसे शादी करना भी शायद तुम्हारा बदला था, क्योंकि मेरे पापा ने कभी तुम्हें दबाने की कोशिश की थी। सही कह रही हूं ना? यह सुनकर मेरा गला सूख जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाता। जिस पर मैं अपनी मुट्ठियां कस लेता हूं। मेरे नाखून हथेलियों में धंस जाते हैं। तुम जो चाहो सोच सकती हो। मैं एग्रीमेंट वापस टेबल पर फेंक देता हूं। मैं साइन कर दूंगा और कल ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। जरूरत नहीं है। रुयान अपना सूटकेस बंद करती है। मैंने कार बुला ली है, मैं अभी जा रही हूँ। यह कहकर वह सूटकेस खींचते हुए मेरे पास से निकल जाती है। जब वह दरवाजे तक पहुंचती है तो अचानक रुक जाती है, लेकिन फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। शूचिंग, जो कुछ कहना था मैं एग्रीमेंट में लिख चुकी हूँ। जिस पर उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा शांत हो जाती है। आज के बाद हम दोनों में से कोई किसी का कर्जदार नहीं होगा। इसके बाद दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है, लेकिन वह छोटी सी आवाज भी मेरे दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह गिरती है, जिस पर मेरी सारी ताकत खत्म हो जाती है और मैं बेड के किनारे बैठ जाता हूँ। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेता हूँ। कुछ देर बाद मैं फोन निकालकर गुचेंग को कॉल करता हूँ। आज से 24 घंटे उसके पीछे लोगों को लगा दो। उसकी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं ठंडी आवाज में आगे कहता हूँ, और पेंटिंग के अंदर जो चीज छिपी हुई है उसे आज रात ही डिस्ट्रॉय कर दो। अगर किसी ने भी उसके एक बाल को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। इसके बाद डिवोर्स के तीसरे दिन वही होता है जिसका मुझे डर था। रुयान मुसीबत में फंस जाती है। उस वक्त मैं मीटिंग रूम में बैठा ओवरसीज मर्जर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सुन रहा होता हूँ। तभी गू चेंग बिना नॉक किए सीधे अंदर घुस आता है। बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वह हांफते हुए कहता है। नहीं, मेरा मतलब लियू रुयान को सिटी के बाहर केमिकल फैक्ट्री में घेर लिया गया है। यह सुनते ही मैं अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो जाता हूँ, जिस पर सामने रखा कॉफी कप गिर जाता है और गर्म कॉफी मेरे हाथ पर फैल जाती है, लेकिन मुझे दर्द तक महसूस नहीं होता। क्या हुआ है? मैं जोर से पूछता हूँ। गुचेंग जल्दी से बताता है। लियू फैमिली के पुराने क्रेडिटर्स ना जाने कहां से खबर ले आए हैं कि रुयान के पास हाई प्योरिटी केमिकल मटेरियल्स की एक बड़ी शिपमेंट है। वे लोग कह रहे हैं कि उस शिपमेंट को बेचकर उनके अरबों के कर्ज चुकाए जा सकते हैं। अभी दर्जनों लोग फैक्ट्री गेट पर खड़े हैं और उससे माल सौंपने की मांग कर रहे हैं। वह एक सांस में सब बता देता है, लेकिन वह शिपमेंट उसके नए प्रोजेक्ट की जान है। अगर वह दे देती है तो उसकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। कार तैयार करो। मैं जैकेट तक नहीं उठाता और पागलों की तरह मीटिंग रूम से बाहर भाग जाता हूँ। पूरे रास्ते मेरा दिल बेचैन रहता है, क्योंकि वे क्रेडिटर्स कोई साधारण लोग नहीं होते। वह सब खतरनाक और बेकाबू लोग होते हैं, और रुयान चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना दिखे, आखिर एक अकेली महिला ही होती है। अगर वह उनके हाथ लग गई तो उसके साथ क्या होगा, मैं इस बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। कुछ देर बाद कार फैक्ट्री के बाहर जोर से ब्रेक लगाकर रुकती
खुलती है, जिस पर मैं देखता हूँ कि मेन गेट पहले ही तोड़ा जा चुका होता है। अंदर सैकड़ों लोग जमा होते हैं। मैं कार का दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर बढ़ता हूँ। भीड़ के बीच रुयान को कई टैटू वाले आदमी दीवार के कोने में घेर कर खड़े होते हैं। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, उसकी सफेद ऑफिस ड्रेस धूल से भर चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कमर सीधी खड़ी होती है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, रुयान ठंडी आवाज में बोलती है। यह शिपमेंट मेरी कंपनी की लीगल प्रॉपर्टी है। अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं पुलिस बुला दूंगी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही होती है, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश करती है, जिस पर सामने खड़ा स्कार फेस आदमी हंस पड़ता है। कर्ज चुकाना दुनिया का नियम है। आज माल नहीं दिया तो यहाँ से कोई नहीं जाएगा। यह कहकर वह रुयान के कॉलर की तरफ हाथ बढ़ाता है। हाथ मत लगाना, मैं जोर से चिल्लाता हूँ। अगले ही पल मैं दौड़कर आगे जाता हूँ और एक जोरदार किक मारकर उस आदमी को दूर फेंक देता हूँ, जिस पर गुचेंग भी दर्जनों बॉडीगार्ड्स के साथ पीछे से पहुंच जाता है। कुछ ही सेकंड में हालात पलट जाते हैं और वही लोग घिर जाते हैं। मैं तेजी से रुयान के सामने पहुंचता हूँ। उसका पीला पड़ चुका चेहरा देखकर मेरा दिल दर्द से भर जाता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि वह ठीक है या नहीं। मैं उसे अपने पीछे छुपाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अंधेरे में छिपे असली दुश्मन अभी भी खत्म नहीं हुए होते। अगर मैंने इस वक्त उसकी परवाह दिखाई तो वह और बड़े खतरे में पड़ जाती, जिस पर मैं अपने दिल का दर्द दबाकर चेहरे पर ठंडापन ले आता हूँ। शुचिंग, रुयान मुझे देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की चमक फिर गायब हो जाती है। मैं उसकी तरफ से नजर हटाकर उस स्कार फेस आदमी को देखता हूँ। यह फैक्ट्री अब शु ग्रुप की प्रॉपर्टी है, मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ। यहाँ हंगामा करना मतलब सीधे मेरे खिलाफ जाना। यह सुनकर वह आदमी सन्न रह जाता है। शु सर, लेकिन ये तो लियू फैमिली की प्रॉपर्टी थी। आप दोनों का डिवोर्स नहीं हो गया? मैं उसके सवाल पर हल्का सा मुस्कुराता हूँ। डिवोर्स हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी तो हो सकता है। इसके बाद मैं अपनी स्लीव से धूल झाड़ता हूँ। और ये शिपमेंट मुझे चाहिए। जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा वह शुचिंग का दुश्मन होगा। यह सुनते ही पूरा माहौल शांत हो जाता है, क्योंकि जिंगझो में कोई भी शुचिंग से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। जिस पर स्कार फेस आदमी मजबूरी में अपने लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है। खतरा फिलहाल टल चुका होता है। गुचेंग बाकी बॉडीगार्ड्स को सिचुएशन संभालने के लिए छोड़ देता है और कुछ ही देर में पूरे यार्ड में सिर्फ मैं और रुयान रह जाते हैं। ठंडी हवा बह रही होती है। रुयान अपनी जगह खड़ी मुझे देखती रहती है। उसकी आंखों में इतने इमोशंस होते हैं कि मैं सीधे उसकी तरफ देख नहीं पाता। थैंक यू। आखिरकार वही चुप्पी तोड़ती है मुझे बचाने के लिए, लेकिन उसकी आवाज में अब अजनबियत साफ महसूस होती है। खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझो। मैं तुरंत उसकी बात काट देता हूँ। दोनों हाथ जेब में डालकर खुद को मजबूर करता हूँ कि उसकी लाल हुई नाक की तरफ न देखूं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे यह शिपमेंट चाहिए, मार्केट प्राइस के सिर्फ 80% पर। कल फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम्हारी कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देगा और शिपमेंट मैं ले जाऊंगा। यह सुनते ही रुयान अविश्वास से मेरी तरफ देखती है। शुचिंग, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं, क्योंकि 80% प्राइस पर शिपमेंट बेचने का मतलब होता है कि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। वह अपने वर्कर्स की सैलरी तक नहीं दे पाती, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं उसे सच नहीं बता सकता, क्योंकि इस शिपमेंट पर भी उन्हीं लोगों की नजर पड़ चुकी होती है। अगर यह उसके पास रही तो यह एक टाइम बॉम्ब की तरह साबित होती। सिर्फ मेरे नाम पर ट्रांसफर होने के बाद ही वह पूरी तरह सेफ रह सकती है। बिजनेस वर्ल्ड एक बैटलफील्ड की तरह होता है। मैं ठंडी मुस्कान के साथ कहता हूँ, प्रेसिडेंट लियू, क्या तुम्हें इतना बेसिक रूल भी नहीं पता? फिर मैं उसकी तरफ देखते हुए व्यंग्य से मुस्कुराता हूँ। या फिर तुम सच में सोच रही हो कि मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूँ? यह सुनकर रुयान अपने होंठ कसकर दबा लेती है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें गिरने नहीं देती। ठीक है, मैं बेच दूंगी। रुयान गहरी सांस लेती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसके फैसले में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। शुचिंग, तुम सच में मुझे घिन दिलाते हो। यह 2 शब्द, घिन दिलाते हो, किसी तेज धार वाले चाकू की तरह सीधे मेरे दिल में उतर जाते हैं, जिस पर ऐसा लगता है जैसे मेरा सीना चीर कर सब कुछ लहूलुहान कर दिया गया हो। मैं तुरंत मुड़ जाता हूँ। मैं उसकी तरफ दोबारा देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाता और सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कार का दरवाजा खोलने वाला होता हूँ, रुयान अचानक पीछे से दौड़कर आती है और मेरी कलाई पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी होती हैं, इतनी ठंडी कि मैं खुद हल्का सा कांप जाता हूँ। शुचिंग, मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। वह मेरी आंखों में देखती है। उसकी आवाज में एक ऐसी उम्मीद होती है जो लगभग टूट चुकी होती है। आखिर तुमने उस पेंटिंग का क्या किया? यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि पेंटिंग के अंदर छिपी अकाउंट बुक को मैं पिछली रात अपने हाथों से जला चुका होता हूँ, और लोगों को शक न हो इसलिए पेंटिंग और फ्रेम दोनों को तोड़कर फेंक भी चुका होता हूँ। जिस पर मैं ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहता हूँ, फेंक दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। रुयान अचानक जोर से बोल पड़ती है। उसकी आंखों में दबा हुआ इमोशन एकदम से फूट पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी कार की बैक सीट में फ्रेम के टूटे हुए टुकड़े देखे थे। वह मेरी तरफ घूरते हुए आगे कहती है, शुचिंग, उस फ्रेम की इनर लेयर में क्या छिपा हुआ था?
पिछले कुछ दिनों से आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? यह सुनकर मेरी सांस रुक जाती है। मेरा दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह खाली हो जाता है, क्योंकि उसने देख लिया था। वह सचमुच देख चुकी थी। रात की हवा सूखे पत्तों को उड़ाते हुए गुजरती है, जिसके साथ चारों तरफ मौत जैसी खामोशी फैल जाती है। मैं रुयान की आंखों में देखता हूँ। उसकी नजरें जैसे मेरे सारे झूठ को भेद देना चाहती हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। नहीं, मैं सच नहीं बता सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर उसे पता चल गया कि लियू फैमिली के पुराने स्मगलिंग केस के सबूत उसी पेंटिंग में छिपे हुए थे, अगर उसे पता चल गया कि उन सबूतों को मिटाने की वजह से मैं विदेशी क्राइम सिंडिकेट का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका हूं, तो वह जरूर मेरे साथ खड़ी हो जाती, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़ती। और मैं उसकी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही दौड़ रही है। मैं उसकी पकड़ झटक देता हूं। मेरी आंखों में कोई गर्माहट नहीं होती। मैंने उसे इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी भी चीज को देखना पसंद नहीं। इसके बाद मैं व्यंग्य से हंसता हूं। और यह फ्रेम वाली थ्योरी, रुयान, क्या तुमने डिटेक्टिव मूवीज कुछ ज्यादा नहीं देख ली? मेरे धक्के से वह 2 कदम पीछे हट जाती है, लगभग गिर ही पड़ती है, जिस पर वह मुझे खाली नजरों से देखने लगती है। उसकी आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद भी धीरे धीरे बुझने लगती है। मुझसे नफरत करते हो? वह बुदबुदाती है, फिर अचानक हंस पड़ती है। लेकिन वह हंसी रोने से भी ज्यादा दर्दनाक होती है। उसमें सिर्फ दर्द और निराशा भरी होती है। हाँ, सही है, सही है। जब तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों करोगे? वह जल्दी से अपने आंसू पोंछती है, जिस पर उसकी आंखें फिर से खाली और बेजान हो जाती हैं। सॉरी प्रेसिडेंट शू, शायद मैं ही खुद को कुछ ज्यादा खास समझ बैठी थी। इसके बाद वह 1 कदम पीछे हटती है और मुझे गहरा झुककर प्रणाम करती है। कल शिपमेंट शू ग्रुप को भेज दिया जाएगा। आज के बाद लियू रुयान कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। यह कहकर वह मुड़ जाती है। उसकी पतली सी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में खोने लगती है और मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस चुके होते हैं। मैं उसके पीछे भागना चाहता हूँ। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे नफरत नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सिर्फ उसे बचाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी जगह से 1 कदम भी नहीं बढ़ा पाता। शुचिंग, तू सच में बहुत घटिया इंसान है। मैं खुद को मन ही मन कोसता हूँ, जिस पर मेरी आंखों से आखिरकार आंसू निकल पड़ते हैं। तभी गुचेंग मेरे पास आ जाता है। वह मुझे एक सिगरेट देता है। भाई, आखिर तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? वह लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है। सारा खतरा तुम अकेले झेल रहे हो। अपनी जान तक दांव पर लगा चुके हो, फिर भी उसे गलतफहमी में जीने दे रहे हो। क्या यह सब सच में वर्थ है? मैं सिगरेट का लंबा कश लेता हूँ। सस्ता टोबैको मेरे फेफड़ों में चुभने लगता है, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा मुस्कुराता हूँ। जब तक वह सुरक्षित रहे। मैं धुआं बाहर छोड़ते हुए कहता हूँ, चाहे मुझे नरक में ही क्यों न जाना पड़े। इसके बाद अगले आधे महीने तक मेरी रुयान से मुलाकात नहीं होती। उसने जो कहा था वह करके दिखाया, जैसे वह मेरी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई हो। केमिकल शिपमेंट भी उसने समय पर शू ग्रुप को भेज दी, जिस पर मैंने उसकी पेमेंट मार्केट रेट से भी ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर करवा दी। मैंने 20% कम नहीं किए, बल्कि सबसे ऊंची मार्केट प्राइस के हिसाब से पैसे भेजे। इतना ही नहीं, एनोनिमस आइडेंटिटी से उसके नए प्रोजेक्ट में 175 अरब का इन्वेस्टमेंट भी करवा दिया। मैं सिर्फ इसी तरह अंधेरे में रहकर उसकी मदद कर सकता था, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। विदेशी सिंडिकेट को पता चल चुका था कि अकाउंट बुक नष्ट हो चुकी है, और इस बात ने उन्हें पूरी तरह भड़का दिया था। उन्हें नहीं पता था कि उसकी कॉपी कहीं मौजूद है या नहीं, इसलिए उनका पूरा गुस्सा अब सिर्फ मुझ पर निकल रहा था। पिछले 15 दिनों में मेरे साथ 3 प्लान्ड एक्सीडेंट्स हो चुके थे और 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था। सबसे खतरनाक बार एक बुलेट मेरे कंधे को छूते हुए निकल गई थी, जिससे हड्डी तक पहुंचने वाला गहरा घाव बन गया था। मैंने अपने लगभग सारे बॉडीगार्ड्स रुयान की सुरक्षा में लगा दिए थे। अपने पास सिर्फ गुचेंग को रखा था। भाई, तुम्हारा घाव अभी पूरी तरह भरा भी नहीं है, गुचेंग मेरी बैंडेज बदलते हुए कहता है। आज रात की पार्टी में मत जाओ। नहीं। मैं शर्ट पहनते हुए दर्द से हल्का सा दांत भींचता हूँ। आज जिंगजो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एनुअल बैंक्वेट है। उन फॉरेन क्रिमिनल्स के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां आने वाले हैं। मुझे वहां जाना ही होगा, ताकि उनकी नजरें मेरे ऊपर टिकी रहें। रात होते ही बैंक्वेट जिंगजो के सबसे लग्जूरियस होटल में शुरू होती है। मैं हाथ में वाइन ग्लास लिए लोगों के बीच घूम रहा होता हूँ। एक तरफ बिजनेस टॉक चल रही होती है और दूसरी तरफ मैं हर सस्पिशियस मूवमेंट पर नजर रख रहा होता हूँ। फिर जैसे ही मैं बालकनी की तरफ जाने वाला होता हूँ, एंट्रेंस पर अचानक हलचल मच जाती है, जिस पर मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर देखता हूँ, और अगले ही पल मेरी सांस थम जाती है, क्योंकि अंदर आने वाली रुयान होती है। उसने एक ब्लैक वेलवेट इवनिंग गाउन पहना होता है। उसके बाल खूबसूरती से बंधे होते हैं और उसका मेकअप इतना परफेक्ट होता है कि कोई भी उससे नजर नहीं हटा सकता। लेकिन मेरी नजर उसके ऊपर नहीं रुकती। मेरी नजर उसके साथ चल रहे आदमी पर टिक जाती है। शेनजो, शेन ग्रुप का क्राउन प्रिंस, जिंगजो की नई राइजिंग पावर और रुयान का कॉलेज सीनियर, वही आदमी जिसने कभी उसे पागलों की तरह प्योर्स किया था। यह देखकर मेरी मुट्ठी अपने आप कस जाती है। वाइन ग्लास लगभग टूटने ही वाला होता है। गू चेंग भी यह देखकर सन्न रह जाता है। वह गहरी सांस खींचता है। ये तो भाभी हैं, लेकिन वह शेन जो के साथ क्या कर रही हैं? मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं बस उन्हें देखता रहता हूँ, उनकी आपस में जुड़ी हुई बाहों को देखता रहता हूँ, जिस पर मेरे अंदर जलन किसी जहरीले सांप की तरह फैलने लगती है। उसी वक्त
शेन जो झुककर रुयान के कान में कुछ कहता है और रुयान हल्के से मुस्कुरा देती है। उस मुस्कान में वही चमक और नरमी होती है जो कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करती थी, लेकिन वह मेरी तरफ देखती तक नहीं, या शायद उसने मुझे देख लिया होता है और जानबूझकर अनदेखा कर रही होती है, जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ और अपने अंदर उठ रही जलन और दर्द को दबाने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी ये अच्छा ही है। शेन फैमिली की जिंगजो में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर शेन जो उसके साथ है तो वे लोग आसानी से उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या मैं शुरू से यही नहीं चाहता था? मैं वाइन ग्लास उठाता हूँ और एक ही सांस में पूरी रेड वाइन पी जाता हूँ। उसकी कड़वाहट गले से उतरकर सीधे पेट तक पहुंचती है, इतनी ठंडी और कड़वी कि मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। लेकिन तभी मेरी नजर अचानक दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के पास खड़े एक वेटर पर पड़ती है। वह ठंडी नजरों से लगातार रुयान को घूर रहा होता है, जिस पर मैं तुरंत सिर उठाकर उसकी तरफ देखता हूँ और अगले ही पल मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह आदमी धीरे धीरे अपने सीने के अंदर हाथ डाल रहा होता है, वहीं जहां आमतौर पर वेपन छिपाया जाता है। मेरा दिल जोर से धड़क उठता है। उनका टारगेट मैं नहीं होता, उनका टारगेट रुयान होती है। मेरी आंखें खून से भर जाती हैं और मैं बिना कुछ सोचे भीड़ को धक्का देता हुआ उसकी तरफ दौड़ पड़ता हूँ। उधर वह असासिन जो वेटर के भेष में होता है मुझे अपनी तरफ आते देख एक पल के लिए रुक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब गन निकालने का समय नहीं बचा, जिस पर उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आती है। अगले ही पल उसकी कलाई घूमती है और उसकी स्लीव के अंदर से एक चमकदार डैगर बाहर निकल आती है। उस ब्लेड पर जहरीली नीली चमक दिखाई दे रही होती है। स्पष्ट था कि उस पर पॉइजन लगा हुआ था। वह किसी जहरीले सांप की तरह झपटता है और सीधा रुयान की गर्दन की तरफ वार करता है। यह देखकर आसपास के लोग डर से चीख पड़ते हैं। शेन जो सबसे करीब खड़ा होता है, लेकिन आखिर वह एक अमीर घर का यंग मास्टर ही होता है। ऐसी सिचुएशन का सामना उसने कभी नहीं किया होता, जिस पर उसका पूरा शरीर वहीं जम जाता है। उसी जानलेवा पल में मैं पूरी ताकत से शेन जो को धक्का मारकर दूर फेंक देता हूँ और उसी मोमेंटम में रुयान को अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। फिर मैं अपना शरीर घुमाता हूँ और अपनी पीठ उसके सामने कर देता हूँ। अगले ही पल छपाक, वह जहरीला डैगर मेरी पीठ में गहराई तक धंस जाता है। कपड़े चीरता हुआ सीधा मांस में उतर जाता है, लेकिन मुझे वैसा दर्द महसूस नहीं होता जैसा मैंने सोचा था। मुझे सिर्फ एक बर्फ जैसी ठंडक महसूस होती है जो घाव से निकलकर पूरे शरीर में फैलने लगती है, जिस पर मेरे मुंह से दर्द भरी कराह निकल जाती है और गले में खून का स्वाद भर जाता है। रुयान मेरे साथ जमीन पर गिर जाती है। वह मुझे घूरती रह जाती है। उसकी आंखों में मेरा सफेद पड़ चुका चेहरा साफ दिखाई दे रहा होता है। मेरी पीठ से खून झरने की तरह बह रहा होता है। कुछ ही सेकंड में मेरा महंगा ब्लैक सूट पूरी तरह लाल हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी ब्लैक वेलवेट ड्रेस भी मेरे खून से रंग जाती है। लाल रंग उसके कपड़ों पर ऐसे फैलता है जैसे कोई डरावना फूल खिल रहा हो। मैं पूरी तरह कमजोर होकर उसके कंधे पर गिर पड़ता हूँ। मेरा गर्म खून उसकी त्वचा को भिगो देता है। डरो मत, मैं अपनी जीभ काट कर बची हुई ताकत जुटाता हूँ और मुश्किल से यह 2 शब्द बोल पाता हूँ, बस तुम ठीक हो? तभी अचानक चारों तरफ से कई प्लेन क्लॉथ्स पुलिस ऑफिसर्स दौड़ते हुए अंदर आते हैं, मानो वे पहले से ही तैयार बैठे हों। उनकी मूवमेंट बिजली की तरह तेज होती है। कुछ ही सेकंड में वे असासिन को जमीन पर दबा देते हैं जो दूसरा वार करने वाला होता है। क्लिक, हथकड़ी उसके हाथों में लग जाती है। खतरा खत्म हो चुका होता है, लेकिन मेरी नजर धुंधली होती जा रही होती है। आसपास की चीखें, पुलिस सायरन, लोगों का शोर, सब कुछ जैसे मुझसे बहुत दूर होता जा रहा होता है। पॉइजन अब मेरे खून में फैल चुका होता है और धीरे धीरे मेरी जिंदगी छीन रहा होता है। शुचिंग शुचिंग, प्लीज मुझे डरा मत। रुयान का पूरा शरीर कांप रहा होता है। वह अपने दोनों हाथों से मेरी पीठ के घाव को दबाती है और खून रोकने की पूरी कोशिश करती है। एम्बुलेंस बुलाइए, कोई इन्हें बचाइए। उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी होती है, जिस पर उसके आंसू लगातार मेरे चेहरे पर गिरते रहते हैं। उनकी गर्माहट मुझे साफ महसूस होती है। मैं मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ। मैं उसके आंसू पोंछना चाहता हूँ। मैं फिर से ठंडा बनने का नाटक करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वह दूर हट जाए, लेकिन मेरा हाथ उठ ही नहीं पाता। वह शीशे की तरह भारी हो चुका होता है। उधर शेन जो भी आखिर होश में आता है, उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है। वह कांपते हाथों से इमरजेंसी नंबर डायल करता है। कॉल खत्म होने के बाद वह रुयान को देखता है, जो खून के बीच घुटनों के बल बैठी रो रही होती है। फिर वह मेरी तरफ देखता है और भारी सांस छोड़ता है। प्रेसिडेंट लियू, रोना बंद करो, घाव दबाकर रखो वरना खून नहीं रुकेगा। रुयान लगातार सिर हिलाती है। वह मुझे और कसकर पकड़ लेती है और इतना रो रही होती है कि ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही होती। क्यों? वह टूटे हुए स्वर में पूछती है। तुम मुझसे नफरत करते थे ना, फिर मेरे लिए ये सब क्यों किया? क्यों? यह सुनकर शेन जो कड़वी हंसी हंस देता है और सीधे जवाब दे देता है, जिस पर मेरा दिल एकदम डूब जाता है। शेन जो चुप। मैं उसे रोकना चाहता हूँ, मैं चिल्लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ कमजोर आवाजें निकलती हैं और खून लगातार मेरे होंठों से बहता रहता है। शेन जो मेरी वार्निंग भरी नजरों को देखता है, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटता।
वह सिर हिलाता है। शुचिंग, तुम मरने वाले हो? आखिर कब तक सच छिपाओगे? इसके बाद वह रुयान की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में जटिल भाव होते हैं। प्रेसिडेंट लियू, ध्यान से देखो, ये आदमी अपनी जान देकर तुम्हें बचा रहा है। और आज रात मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ सिटी साउथ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया था। यह सुनते ही रुयान पूरी तरह जड़ हो जाती है। वह रोना तक भूल जाती है, बस खाली नजरों से शेन जो को देखती रहती है, जिस पर वह मेरी तरफ इशारा करता है। पूरी शाम तुम्हारी नजरें इसी पर थीं, और इसकी नजरें पूरी शाम तुम पर थीं। उसकी आवाज गंभीर हो जाती है। यह किसी दुश्मन को देखने वाली नजर नहीं थी, ये उस इंसान की नजर थी जो अपनी पूरी दुनिया को देख रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुयान पागलों की तरह सिर हिलाने लगती है। उसकी आंखों में अविश्वास भरा होता है। शेन झो गहरी सांस लेता है और पुलिस द्वारा ले जाए जा रहे असासिन की तरफ इशारा करता है। तुम्हें लगता है वह किसे मारने आया था? टारगेट तुम थी? शुचिंग को पहले से पता था कि तुम्हारी जान खतरे में है। आज वह यहाँ किसी बिजनेस इवेंट के लिए नहीं आया था, वह यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, तुम्हारी ढाल बनने के लिए। शेनजो, बंद करो। मैं अपनी बची हुई ताकत से बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी नजर बार बार धुंधली होने लगती है। मैं उसे सच नहीं बता सकता। अगर उसे पता चल गया कि मैंने डिवोर्स क्यों करवाया, अगर उसे पता चल गया कि सारी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स असल में उसके लिए थीं, तो वह जिंदगी भर खुद को दोष देती रहती। लेकिन तभी रुयान अचानक मेरी तरफ झुक जाती है। उसकी खूबसूरत आंखों में डर, पछतावा और दर्द एक साथ भर जाता है। उसकी सारी मानसिक दीवारें उसी पल टूट जाती हैं। आखिर तुमने मुझसे कितना कुछ छिपाया है? वह रोते हुए पूछती है। पेंटिंग, वह शिपमेंट, डिवांस, क्या यह सब झूठ था? क्या तुम हमेशा से मुझे बचा रहे थे? जिस पर वह मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। उसकी सिसकियां रुक ही नहीं रही होती। बोलो शुचिंग, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल तुम्हें मरने नहीं दूंगी। 3 साल का जो कर्ज मैं तुम पर था वो अभी तक पूरा चुका भी नहीं पाया था, फिर मैं मरने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? नुयेन की टूटी हुई हालत को देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल को कोई अदृश्य हाथ बेरहमी से कुचल रहा हो। सॉरी नुयेन, शायद इस बार मैं सच में अपना वादा नहीं निभा पाऊंगा। जहर और ज्यादा खून बहने की वजह से मेरे शरीर की आखिरी ताकत भी खत्म हो चुकी थी। मेरी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं और मेरी पलकें इतनी भारी हो गई थीं कि अब खुल ही नहीं पा रही थीं। तभी होटल के बाहर आखिरकार एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, जिस पर तेज कदमों की आवाज और स्ट्रेचर के पहियों की खड़खड़ाहट एक साथ गूंजने लगती है। पेशेंट का बहुत ज्यादा खून बह चुका है, साथ में जहर के भी लक्षण हैं। जल्दी डिफाइब्रेटर तैयार करो। जिस पर मेडिकल स्टाफ तेजी से अंदर दौड़कर आता है और मुझे न्यू येन की बाहों से जबरदस्ती अलग कर देता है। उन्हें मत छुओ, धीरे, जरा धीरे। यह देखकर न्यू येन लगभग पागल हो जाती है और मेरी तरफ दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन थामचू उसे कसकर पकड़ लेता है। इसके बाद मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर ले जाया जाता है। मेरी आंखों के सामने आखिरी तस्वीर न्यू येन का खून से सना हुआ, पूरी तरह टूटा हुआ चेहरा होता है। फिर इमरजेंसी रूम की लाल बत्ती तेजी से जल उठती है। भारी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जो जिंदगी और मौत के बीच एक बेरहम दीवार खड़ी कर देता है। होश पूरी तरह अंधेरे में डूबने से ठीक 1 सेकंड पहले मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था। इतना खून बह चुका है, ऊपर से इतना खतरनाक जहर भी। क्या मैं आज की रात बच पाऊंगा? और जिन राजों को मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर छिपाया था, क्या वो अब भी छिपे रह पाएंगे? चारों तरफ अंतहीन अंधेरा था। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं समुद्र की गहराइयों में फंसा हुआ हूँ। मेरा शरीर लगातार नीचे डूबता जा रहा था, यहाँ तक कि सांस लेना भी किसी लग्जरी जैसा लग रहा था। मेरे कानों में सिर्फ मशीन की ठंडी और लगातार बजती हुई बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। मैं अपने हाथ पैरों को बिल्कुल फील नहीं कर पा रहा था। सिर्फ मेरा दायां हाथ था जिसे कोई बर्फ जैसी ठंडी हथेलियां कसकर पकड़े हुए थीं। साथ ही कुछ गर्म बूंदें एक एक करके मेरी हथेली पर गिरती जा रही थीं। हुआखन, 3 दिन हो गए, प्लीज जाग जाओ, ठीक है? यह न्यू येन की आवाज थी। उसकी आवाज इतनी भारी और टूटी हुई लग रही थी जैसे उसने रेत निगल ली हो। उसमें सिर्फ थकान और निराशा भरी हुई थी। 3 दिन, मतलब मैं पूरे 3 दिन से कोमा में पड़ा हुआ था। मैं अपना हाथ खींचना चाहता था, मैं उसे कहना चाहता था कि मुझसे दूर चली जाए, यह जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी कैद में बंद था। मैं एक उंगली तक नहीं हिला सकता था, यहाँ तक कि अपनी पलकों को भी नहीं। हुआ खान, अब मुझे और मत डराओ, बस एक बार जाग जाओ, फिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं कभी नहीं पूछूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वह अपना चेहरा मेरी हथेली से लगा देती है। ऑक्सीजन मास्क के पार भी मुझे उसकी दबाई हुई सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। चली जाओ नुये, जब तक वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं पहुंचे हैं तब तक चली जाओ। मैं अंधेरे में पूरी ताकत से चिल्लाता रहता हूँ, लेकिन बाहर किसी तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती। तभी आईसीयू के बाहर अचानक किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज गूंजती है, जिसके तुरंत बाद कमरे का दरवाजा धक्का मारकर खोला जाता है। चोथन, तुम क्या कर रहे हो? न्यूयेन डरकर चिल्लाती है, जिस पर अचानक मुझे अपने हाथ में खालीपन फील होता है, क्योंकि किसी ने उसे जबरदस्ती मुझसे दूर खींच लिया था। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसे मारकर जगा देना चाहता हूँ। सूथन की आवाज कांच के पार से आती है, जिसमें
में दबा हुआ गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। वह पूरी तरह बेकाबू शेर की तरह लग रहा था। जरा अपनी हालत देखो, तुम अभी भी वही फटी हुई ड्रेस पहने हो जिस पर इसका खून लगा हुआ है। 3 दिन और 3 रातों से तुम यहीं बैठी हो। क्या तुम्हें लगता है कि हुआ खान जागकर तुम्हें इस हालत में देखकर खुश होगा? मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास रहना है। नुये पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है। उसके पास रहना है? किस चीज के सहारे रहोगी? अपनी जान देकर? जिस पर कोथान एक मोटी फाइल उठाकर कांच पर दे मारता है। तेज धमाके के साथ सारे कागज फर्श पर बिखर जाते हैं। नुये, अपनी आंखें खोलकर इन्हें देखो। सब पढ़ने के बाद मुझे बताना कि क्या तुम्हें यहाँ खड़े रहने का हक है या नहीं। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। कोथान, तुम पागल हो गए हो, चुप हो जाओ। मैं अंधेरे में बेतहाशा चिल्लाता रहता हूँ, जिस पर हार्ट मॉनिटर की बीप अचानक तेज होने लगती है। ये क्या है? नुयन कांपती हुई आवाज में पूछती है। पहली फाइल। कोथान की आवाज चाकू जैसी तेज थी। यह उस गाइड पेंटिंग के फ्रेम की तस्वीर है जिस पर वह मेरे सालों पुराने राज को एक झटके में सबके सामने रख देता है। तुम सोचती हो उसने तुमसे डिवोर्स क्यों मांगा था? तुम सोचती हो उसने वो पेंटिंग क्यों छीनी थी? क्योंकि उसी फ्रेम के अंदर वो स्मगलिंग लेजर छिपा था जिसकी वजह से सालों पहले तुम्हारे पिता बर्बाद हुए थे। यह सुनकर पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में डूब जाता है। यह नहीं हो सकता। नुयन की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। अगर उसने विलन बनकर वो पेंटिंग नहीं छीनी होती और बाद में उसे जला नहीं दिया होता तो आज आईसीयू में लेटा हुआ इंसान तुम होती। कोथा ने दांत भींचकर बोलता है। वो विदेशी ड्रग गैंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। जिस पर कागजों के मरोड़े जाने की आवाज सुनाई देती है। नुयन की सांसें तेज और बेकाबू हो जाती हैं। कोथा, बस करो, प्लीज बस करो। लेकिन कोथा रुकने वाला नहीं था। दूसरी फाइल देखो, ये पुलिस रिकॉर्ड्स हैं। पिछले आधे महीने में उस पर 3 कार अटैक्स हुए, 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए और सबसे खतरनाक अटैक में गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई थी, जहां तक हड्डी भी दिखने लगी थी। जिस पर उसकी आवाज और भारी हो जाती है। उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारी सुरक्षा में लगा दिए थे। अपने पास सिर्फ मुझे रखा था। वह अपने शरीर को तुम्हारे लिए शील्ड बना रहा था। बस करो, प्लीज बस करो। नुयन रोते हुए बोलती है। नहीं, मैं बोलूंगा। कौथाना गुस्से में दीवार पर लात मारता है और यह आखिरी फाइल है जिस पर वह एक बैंक स्टेटमेंट सामने फेंक देता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नए प्रोजेक्ट में 170 अरब वीएनडी का निवेश करने वाला अनामोनस इन्वेस्टर कौन था? वह हुआ खान था। नुयेन की सांसें वहीं थम जाती हैं। उसने केमिकल मटेरियल मार्केट को सबसे ऊंची कीमत पर खरीद लिया था और फिर अलग अलग तरीकों से वही पैसा तुम्हारी कंपनी में डालता रहा। वह अपनी जान तक नहीं बचा पा रहा था, फिर भी तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा था। 170 अरब, वो भी उसी ने? नुयेन की आवाज टूट जाती है। लेकिन क्यों? उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? बताता ताकि तुम भी उसके साथ मरने चली जाती। कोथान की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह आईसीयू के अंदर पड़े मेरे शरीर की तरफ इशारा करता है। उसे पता था कि वह किसी भी पल मर सकता है, इसलिए उसने तुम्हें उससे नफरत करने दिया। उसने तुम्हें यह सोचने दिया कि वह एक बेरहम और दिलहीन इंसान है, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहता था कि तुम उसकी वजह से एक भी आंसू बहाओ। तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है। नुयन के घुटने फर्श से टकरा चुके थे। वह कांच के उस पार दोनों हाथों से खिड़की पीटती रहती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हुआ खान, तुम झूठे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। उसकी सिसकियां किसी तेज चाकू की तरह थीं, जो हर पल मेरे दिल को थोड़ा थोड़ा काटती जा रही थीं। उस बारिश वाली रात जब तुमने मुझे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए मजबूर किया था, तुमने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे घिन आती है। नुयेन घबराहट में चीख पड़ती है, जिस पर उसकी उंगलियां कांच को बेतहाशा खरोंचने लगती हैं और एक तीखी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठती है। लेकिन साफ दिख रहा है कि तुम अपनी जान तक दांव पर लगाकर मुझे बचा रहे थे। तुम्हें किसने हक दिया मेरे लिए फैसला लेने का? किसने दिया? मैं फील कर सकता था कि वह कांच के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, जैसे मेरी आत्मा को इस टूटे हुए शरीर से खींचकर बाहर निकाल लेना चाहती हो। लियोनियन, अब तुम्हें सब पता चल गया है ना? जिस पर कोथन की आवाज भी भर्रा जाती है। उसने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को खुद से दूर कर दिया। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी कॉन्शियंस बचा है तो भगवान से प्रार्थना करो कि वह बच जाए, नहीं तो जिंदगी भर उसका कर्ज नहीं चुका पाओगी। हुआखन, प्लीज जाग जाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, जाग जाओ। उसकी आवाज कांच को चीरती हुई, अंधेरे को पार करती हुई सीधे मेरी आत्मा तक पहुंचती है। मैं अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूँ। मैं आंखें खोलना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे नाराज नहीं हूँ। मैं अपने हाथों से उसके आंसू पोंछना चाहता था। तभी हार्ट मॉनिटर एक लंबी और चुभती हुई आवाज निकालता है। लाल वार्निंग लाइट्स लगातार चमकने लगती हैं। पेशेंट वेंट्रिकुलर फेलियर में जा रहा है, जल्दी डिफाइब्रिलेटर तैयार करो। जिस पर डॉक्टर और नर्सें भागते हुए कमरे में घुस आते हैं। हुआ खान, नहीं, ऐसा मत करो। नुये की चीख दरवाजे के बाहर ही रुक जाती है। 200 जूल चार्ज करो, सब पीछे हटो। अगले ही पल एक जबरदस्त करंट मेरे सीने से गुजरता है। मेरा शरीर बेड पर बेकाबू होकर उछल जाता है। होश दोबारा अंधेरे में डूबने से ठीक पहले मैं आखिरकार उस अंधेरे की आखिरी दीवार तोड़ देता हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरी आंखें खुलती हैं। धुंधली नजर के बीच मुझे कांच के बाहर वही खून से सने कपड़े पहने हुई औरत दिखाई दे रही है। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पैर जवाब दे चुके थे और वह जमीन पर गिर चुकी थी, दोनों हाथ अपने सीने पर रखे हुए, जैसे दर्द की हद पार कर चुकी हो। नुये, मत रो। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं फिर भी तुम्हें खुद से दूर ही धकेलूंगा। लेकिन तभी एक और जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है।
बुम, और मेरी पूरी दुनिया फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब जाती है। आखिरकार उस अनंत अंधेरे में एक दरार पड़ती है। तेज एंटीसेप्टिक की गंध मेरी नाक में भर जाती है। मैं मुश्किल से अपनी पलकें उठाता हूँ। धुंधली नजर धीरे धीरे साफ होने लगती है। सबसे पहले सफेद और ठंडी हॉस्पिटल लाइट्स दिखाई देती हैं और साथ में मशीनों की लगातार आती बीप बीप मेन की आवाज। बिग ब्रदर, आप जाग गए? कॉस्टन अचानक कुर्सी से उछल पड़ता है। कई रातों की जागी हुई लाल आंखें और थका हुआ चेहरा खुशी से भर जाता है। वह घबराकर बेड साइड बेल दबाता है। डॉक्टर जल्दी आइए, मेरे बिग ब्रदर को होश आ गया है। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा गला सूखे रेगिस्तान जैसा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई तेज ब्लेड निगल लिया हो। एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता। मैं शरीर हिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगले ही पल डर से जम जाता हूँ। गर्दन और हाथों के अलावा सीने से नीचे का पूरा शरीर बिल्कुल सुन्न था। कोई एहसास ही नहीं था। एक बर्फ जैसी ठंडी दहशत पूरे शरीर में फैल जाती है। मेरे पैर। मैं कौथान को घूरते हुए बड़ी मुश्किल से टूटी हुई आवाज निकालता हूँ, जिस पर उसके चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह तुरंत नजरें फेर लेता है। डॉक्टर ने कहा है कि उस चोट ने आपकी स्पाइनल नर्व्स को नुकसान पहुंचाया है। ऊपर से जहर ने भी शरीर को बुरी तरह बर्बाद किया है। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। हो सकता है कि आप दोबारा कभी खड़े न हो पाए। ये शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर गिरते हैं। मैं हुआ खान, जिसके नाम से जिंगझो में लोग डरते थे, अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जो शायद दोबारा अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। भाभी आपके लिए गर्म पानी लेने गई हैं। पूरे एक हफ्ते से वो आपके पास से कहीं नहीं गई। बस मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। दिल के अंदर उठते दर्द को दबाते हुए उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। बाहर की सिचुएशन कैसी है? उस असैसिन ने कुछ बताया? जिस पर कौथान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। उस असैसिन ने डिटेंशन सेंटर में अपनी जीभ काटकर सुसाइड कर लिया। वह दांत भींचकर बोलता है। पुलिस ने उसके सुराग के आधार पर देश के अंदर मौजूद कई हाइडआउट्स खत्म कर दिए। लेकिन मैं उसकी तरफ देखता हूँ। लेकिन क्या? सुओथन अपनी मुट्ठियां कस लेता है। विदेश में बैठा मास्टरमाइंड पहले ही भनक पा चुका था। वह भाग गया। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। मतलब सबसे बड़ा खतरा अभी भी जिंदा था। वह जहरीला सांप अब भी अंधेरे में छिपा बैठा था और किसी भी वक्त नुयेन पर अटैक कर सकता था। उसे यहाँ से भेज दो। मैं अचानक आंखें खोलता हूँ। मेरी नजर फिर से बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। बिग ब्रदर, आप पागल हो गए हैं क्या? कौथान अविश्वास से मुझे देखता है। भाभी को सब सच पता चल चुका है। उन्हें पता है कि आपने उनके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अब उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही हैं। ऐसे समय पर आप उन्हें दूर भेजना चाहते हैं? मैंने कहा, उसे अभी के अभी यहाँ से भेज दो। मैं इतना उत्तेजित हो जाता हूँ कि पीठ का घाव फिर से दर्द करने लगता है। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। ठंडा पसीना पूरे हॉस्पिटल गॉन को भिगो देता है। उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। हुआ खान, एक कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, जिस पर गर्म पानी का बर्तन उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। पानी पूरे फर्श पर फैल जाता है। मैं धीरे से सिर घुमाता हूँ। दरवाजे पर खड़ी औरत को देखकर मेरा दिल रुक सा जाता है। नुयेन ने एक साधारण सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसका चेहरा बुरी तरह कमजोर हो चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। होंठ सूख कर फट चुके थे। जो औरत कभी जिंगझो के बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती थी, जो हमेशा चमकती रहती थी, आज वह किसी नाजुक पोर्सिलेन डॉल की तरह लग रही थी, जो हल्का सा छूने पर भी टूट जाए। जैसे ही उसने मेरी खुली हुई आंखें देखी, उसके आंसू बहने लगते हैं। वह पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ आती है। तुम जाग गए, आखिरकार तुम जाग गए। उसकी आवाज कांप रही थी। वह मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन अगले ही पल डर जाती है कि कहीं मुझे दर्द न हो जाए। उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है। मैं उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। वह पागल मास्टरमाइंड अभी भी बाहर था और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता था। फिर मैं उसे कैसे बचाता? मैं अपनी जीभ जोर से काट लेता हूँ। दर्द की मदद से खुद को शांत करता हूँ। फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ और एक बार फिर वही ठंडा मुखौटा पहन लेता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज लोहे की तरह सख्त और ठंडी थी, जिस पर नुयेन का हाथ हवा में ही रुक जाता है। वह स्तब्ध होकर मुझे देखती है। हुआखन, तुम क्या कह रहे हो? मैं हूँ नुयेन। मैं अंधा नहीं हूँ। मैं उसकी तरफ मुड़कर उसे ऊपर से नीचे तक बेहद नफरत भरी नजर से देखता हूँ। क्या हुआ? मुझे जिंदा देखकर निराश हो गई, या फिर तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने आई हो? वह कहता है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिसके जवाब में नुयेन के आंसू और भी तेजी से बहने लगते हैं। चोथन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब मुझे उस पेंटिंग का राज भी पता चल गया है। मुझे ये भी पता है कि तुमने मुझे डिवोर्स के लिए क्यों मजबूर किया, और ये भी कि तुमने मेरी जगह वो नाइफ अटैक अपने ऊपर लिया था। हुआखन, अब मुझे और झूठ मत बोलो प्लीज। मुझे खुद से दूर मत धकेलो, ठीक है? वह रोते रोते लगभग अपनी आवाज खो बैठती है, जिस पर उसके दोनों हाथ सफेद बेडशीट को कसकर पकड़ लेते हैं। वो बेवकूफ कौथान सच में अपना मुंह बंद रखना नहीं जानता। मैं हल्का सा हंसता हूँ, जिस पर मेरी आंखों में और भी ज्यादा क्रूरता भर जाती है। हाँ, मैंने तुम्हारी जगह वो वार अपने ऊपर लिया था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हमेशा अपनी मर्जी से काम करता हूँ। मुझे किसी का एहसान लेकर जीना पसंद नहीं है। सालों पहले तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी। ये वार बस उसी एहसान का बदला था। इसे लियू फैमिली का कर्ज चुकाना समझ लो। मैं नहीं मानती। NUHUAN जोर जोर से सिर हिलाती है, जिसके जवाब में उसकी आंखों में जिद साफ दिखाई देती है।
कोई इंसान एहसान चुकाने के लिए अपनी जान तक दांव पर नहीं लगाता, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मैं अचानक ऊंची आवाज में बोलता हूँ, जिस पर ज्यादा जोर लगाने की वजह से मेरे गले में खून का स्वाद भर जाता है। लियो न्यूयेन, जरा खुद को आईने में देखकर अपनी हालत देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब भी तुम में कोई इंटरेस्ट है? जैसे ही मैं उसके चेहरे को एकदम सफेद पड़ते हुए देखता हूँ, मेरे दिल में ऐसा दर्द उठता है जैसे किसी ने उसे 1000 टुकड़ों में काट दिया हो। लेकिन फिर भी मैं सबसे बेरहम शब्दों को वेपन की तरह इस्तेमाल करता रहता हूँ। डॉक्टर की बात तुम भी सुनी थी। मेरी स्पाइन की नर्व्स बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। अब से मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे खाना खाने से लेकर वॉशरूम जाने तक हर चीज के लिए किसी और की मदद चाहिए होगी। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, एक डिसेबल्ड आदमी के पास रुककर तुम क्या करोगी? मुझे उसकी परवाह नहीं है। यह सुनकर नुयेन अचानक मेरी तरफ दौड़ती है और मेरी बाहों को कसकर पकड़ लेती है। अगर तुम चल नहीं सकते तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी व्हील चेयर धकेलूंगी। अगर तुम खुद खाना नहीं खा सकते तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। लेकिन मुझ परवाह है। मैं एक घायल जंगली जानवर की तरह गुर्राता हूँ, फिर पूरी ताकत से अपनी बाह छुड़ाकर उसे जोर से धक्का दे देता हूँ। निकल जाओ यहाँ से, अपनी ल्यू ग्रुप में वापस जाओ, मुझे और मत दिखो। जिस पर उसे धक्का देते ही मेरी पीठ का घाव पूरी तरह फट जाता है। ताजा खून तुरंत बैंडेज को लाल कर देता है। भयानक दर्द मेरी आंखों के सामने अंधेरा ला देता है और ठंडा पसीना झरने की तरह बहने लगता है। मैं बड़ी मुश्किल से सांस लेता हूँ। वहीं एन्युवायन लड़खड़ाते हुए पीछे गिर जाती है और ठंडी फर्श पर बैठ जाती है। वह मेरे दर्द से कांपते शरीर को देखती है, मेरे खून से भीगे हॉस्पिटल क्लॉथ्स को देखती है, जिस पर अचानक उसके आंसू रुक जाते हैं। पिछले 3 सालों की तरह इस बार वह पीछे नहीं हटती। वह चुपचाप जमीन पर बैठी रहती है, लेकिन उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में इस वक्त ऐसी आग जल रही होती है जिसे देखकर मैं भी डर जाता हूँ। हुआ खाना। वह धीरे धीरे खड़ी होती है और एक एक कदम चलते हुए मेरे बेड तक पहुंचती है। तुम आखिर कब तक यह नाटक करते रहोगे? उसकी आवाज बेहद शांत होती है, लेकिन उसमें ऐसी ताकत छिपी होती है जो मेरे सारे झूठ को आर पार देख लेती है, जिस पर मैं एक पल के लिए घबरा जाता हूँ और मजबूरी में हंस पड़ता हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा ना, यहाँ से निकल जाओ। क्या इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? तभी व्हील की तेज आवाज मेरी बात बीच में ही काट देती है। नुयेन अपना बैग खोलती है और उसके अंदर से एक पतली फाइल निकालती है। वह वही डिवोर्स पेपर्स होते हैं जिन पर उसने आधे महीने पहले उस तूफानी रात में खुद साइन किया था। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वह दोनों हाथों से उन पेपर्स को पकड़ती है और एक झटके में फाड़ देती है। 3 साल के रिश्ते की सारी टूटन उन कागजों के साथ बिखर जाती है। वह उन्हें 2 टुकड़ों में फाड़ती है, फिर 4 टुकड़ों में और आखिर में पूरी तरह चिथड़े कर देती है। इसके बाद वह उन टुकड़ों को हवा में उछाल देती है। सफेद कागज के टुकड़े सर्दियों की बर्फ की तरह उड़ते हुए मेरे बेड पर गिरते हैं, मेरे चेहरे पर गिरते हैं और हमारे बीच मौजूद उस ठंडी खाई पर भी गिरते हैं जिसने हमें अलग कर रखा था। लियो न्यूयेन, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं जोर से चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा होता है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, तुम्हारी वजह से पागल हो गई हूँ। यह कहकर वह झुक जाती है और दर्द से कांप रहे मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ लेती है। उसकी हथेलियां अब ठंडी नहीं होती, उनमें गर्माहट भरी होती है। वह अपना गाल मेरी हथेली से लगाती है, जिस पर उसके गर्म आंसू मेरी उंगलियों के बीच बहने लगते हैं। हुआखन, तुम्हारा यह नाटक अब खत्म हो चुका है। वह सिर उठाकर सीधा मेरी आंखों में देखती है। उसकी आवाज नरम होती है, लेकिन उसका फैसला पत्थर की तरह अटल होता है। पिछले 3 साल तुमने मेरी रक्षा की, हर अंधेरे और हर खतरे को मुझसे दूर रखा। अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। वह झुककर कांपते हुए अपने होंठ मेरे माथे पर रखती है और धीरे धीरे कहती है, चाहे तुम डिसेबल्ड हो जाओ, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे दिल की आखिरी दीवार भी टूट जाती है। मैं उसकी चमकती और दृढ़ आंखों को देखता हूँ। मेरा गला भर आता है और आंखों में जलन होने लगती है। अब मैं अपनी नकली बेरुखी को और ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाता। मैं उसका हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ, जैसे अपनी जिंदगी की आखिरी रोशनी को पकड़ रहा हूँ। नुये, मैं भर्राई हुई आवाज में उसका नाम पुकारता हूँ, जिस पर आखिरकार मेरी आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं। वह मुस्कुराती है और रोते हुए अपना सिर मेरी गर्दन में छिपा लेती है, लेकिन तभी मेरी नजर उसके कंधे के पार जाकर कमरे के बंद दरवाजे पर टिक जाती है, जिस पर मेरी आंखों की सारी नरमी तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। उस गिरोह का असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर छिपा हुआ है। यह थोड़ी सी गर्माहट शायद आने वाले तूफान से पहले की आखिरी शांति है। क्या अंधेरे में छिपी वह जहरीली नजरें हमें दोबारा एक होते हुए चुपचाप देखती रहेंगी? मैं एन्युवायन को और कसकर अपनी बाहों में भर लेता हूँ। अगर अब उसे खुद से दूर नहीं कर सकता तो इस बार चाहे मेरा शरीर पूरी तरह टूट क्यों न जाए, मैं उन गटर में छिपे हुए कीड़ों को घसीटकर नरक तक जरूर ले जाऊंगा। रात के 2 बजे होते हैं। जिंगजो फर्स्ट हॉस्पिटल का VIP वार्ड मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ होता है। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही होती है। तेज हवा बारिश की बूंदों को खिड़कियों से टकरा रही होती है, जिससे डरावनी धप धप की आवाजें गूंज रही होती हैं। कॉरिडोर की फ्लोरेसेंट लाइट्स खराब वोल्टेज की वजह से बार बार झपक रही होती हैं और उनमें से बिजली की चटचटाहट सुनाई दे रही होती है। मैं व्हील चेयर पर बैठा अंधेरे के सबसे गहरे कोने में छिपा रहता हूँ। मेरे पैरों में अब भी बिल्कुल एहसास नहीं होता
जैसे वे दो सड़ी हुई लकड़ियां हों। लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा सतर्क होता है। मेरे शरीर की हर मसल पूरी तरह तनाव में होती है। कुछ दूरी पर मौजूद हॉस्पिटल बेड पर एक इंसानी आकृति चादर के नीचे लेटी हुई दिखाई देती है। मोटा सफेद ब्लैंकेट उसे पूरी तरह ढके रहता है। बेड के पास रखा वेंटिलेटर लगातार एक समान आवाज निकाल रहा होता है। मेरे दाहिने हाथ में पुलिस द्वारा तैयार किया गया स्पेशल हाई वोल्टेज स्टन गन कसकर पकड़ा हुआ होता है। मेरी हथेलियां ठंडे पसीने से भीगी होती हैं। तभी कान में लगे मिनी कम्युनिकेशन डिवाइस से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन लाओ चेन की धीमी आवाज सुनाई देती है। चीफ शू, मछली कांटे में फंस चुकी है, टारगेट अंदर आ चुका है। हॉस्टल बिल्डिंग में डॉक्टर के भेष में घुसा टारगेट अब तुम्हारी फ्लोर की तरफ बढ़ रहा है। सभी टीम्स अलर्ट रहें। मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी जल्दबाजी में एक्शन नहीं करेगा। यह सुनकर मैं अपनी उंगलियों से व्हील चेयर के हैंडल पर हल्के से 2 बार टैप करता हूँ। यह एक बहुत बड़ा गेम होता है। मैं अपने इस टूटे हुए शरीर को ही चारे की तरह इस्तेमाल करके एक ऐसा ट्रैप बिछाता हूँ जिससे सांप खुद अपने बिल से बाहर निकल आए। उस गैंग के लीडर का कोड नेम डॉक लैंग होता है। वह एक पागल किलर है जिसके सिर पर दर्जनों हत्याओं का बोझ है। मैंने उसके स्मगलिंग नेटवर्क को जड़ से उखाड़ दिया था। देश के अंदर मौजूद उसके सारे हाइडआउट्स भी पुलिस ने खत्म कर दिए थे। अब वह एक कोने में घिरा हुआ पागल कुत्ता बन चुका होता है। देश छोड़कर भागने से पहले वह जरूर मुझे मारना चाहता है। जब तक आज रात वह इस हॉस्पिटल रूम में कदम रखता है तब तक उसके लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। बस एक ही बात मुझे परेशान कर रही होती है और वह है नुयेन। 2 घंटे पहले मैंने बैंडेज बदलने और स्टेराइल एनवायरनमेंट का बहाना बनाकर कोत्थान को मजबूर किया था कि वह उसे हॉस्पिटल से दूर ले जाए। मैंने तो कॉस्टैन को साफ आदेश दिया था कि जरूरत पड़े तो उसे बांधकर भी माउंटेन विला वापस ले जाओ। उसे सेफ रूम में बंद रखो, बस वह सुरक्षित रहे। अगर आज मैं इसी व्हील चेयर पर मर भी जाऊं तो भी सब कुछ व्यर्थ होगा। तभी बाहर कॉरिडोर से बहुत हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती है। रबर सोल ठंडी टाइल्स पर रगड़ खा रही होती है। इस गहरी खामोशी में वह आवाज किसी आरी की तरह मेरी नसों को काटती हुई महसूस होती है। कुछ ही पल बाद वे कदम मेरे रूम के बाहर आकर रुक जाते हैं। डोर हैंडल बहुत धीरे धीरे नीचे दबता है, इतना धीरे कि कोई आवाज तक नहीं होती। दरवाजा थोड़ा सा खुलता है जिस पर अंदर एंटीसेप्टिक की तेज गंध फैल जाती है, लेकिन उसके साथ एक और स्मेल भी आती है, खून की गंध। वही गंध जो सालों तक नाइफ पर चिपकी रहती है। एक आदमी सफेद डॉक्टर कोट और मेडिकल मास्क पहने हुए धीरे से अंदर घुसता है। उसके साथ एक मेडिकल कार्ड भी होती है। वह अंदर आते ही पीछे मुड़कर दरवाजा लॉक कर देता है। क्लिक। लॉक की आवाज अंधेरे कमरे में साफ गूंजती है, जिस पर मेरी सांसें और भी धीमी हो जाती हैं। मेरी नजरें बाज की तरह उसकी हर हरकत पर टिकी रहती हैं। डॉक लैंग बेड के पास पहुंचता है और चादर के नीचे लेटे हुए इंसान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आती है। हुआ खान, वह धीमी आवाज में बोलता है। जिंगझोउ का सबसे घमंडी पागल आखिर एक मरे हुए कुत्ते की तरह यहाँ पड़ा है, जिस पर उसकी आवाज में भयानक नफरत साफ सुनाई देती है। तूने मेरी आधी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर दी। आज मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद नीचे जाकर लियू फैमिली के बूढ़े के सामने सिर झुकाकर माफी मांगना। यह कहकर वह मेडिकल कार्ड के नीचे से एक सिरिंज निकालता है। बाहर चमकती बिजली की रोशनी में मैं साफ देख पाता हूँ कि उसमें नीले रंग का लिक्विड भरा होता है। वह एक ऐसा डेडली पॉइजन होता है जो 3 सेकंड में इंसान की सांस रोक सकता है। अगले ही पल वह चादर हटाता है और सिरिंज को उठाकर पूरी ताकत से बेड पर पड़े इंसान की गर्दन में घोंप देता है। लेकिन जिस चीज में नीडल धंसती है वह इंसान नहीं बल्कि एक सस्ता पिलो होता है। डॉक लैंग का पूरा शरीर अचानक जम जाता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। मुझे ढूंढ रहे थे। अंधेरे से मेरी ठंडी आवाज सुनाई देती है, जिस पर मैं व्हील चेयर को आगे बढ़ाते हुए शैडो से बाहर निकल आता हूँ। डॉक लैंग फौरन पलटकर मेरी तरफ देखता है। जब वह खाली बेड और व्हील चेयर पर बैठे मुझे देखता है तो सब कुछ समझ जाता है। पुलिस का ट्रैप। वह दांत पीसता है। उसकी आंखों में जंगली जानवर जैसी चमक भर जाती है। इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं ठंडी हंसी हंसता हूं और स्टन गन उसकी तरफ तान देता हूं। वेपन नीचे रखो, दोनों हाथ सिर के पीछे रखो। ये बिल्डिंग पूरी तरह स्पेशल फोर्सेस से घिरी हुई है, तुम बच नहीं सकते। लेकिन यह सुनकर डॉक लैंग जोर से हंस पड़ता है। उसकी हंसी पूरे रूम में गूंजने लगती है। हुआ खान, क्या तुझे लगता है मैं इतने सालों से यूं ही जिंदा हूं? वह मुस्कुराता है। ग्राउंड फ्लोर का इमरजेंसी हॉल इस वक्त केओस में डूबा हुआ है। मेरे लोगों ने वहां 2 होममेड बॉम्ब्स रखे हैं। जिस पर वह मेरी तरफ घूरकर कहता है, अब सोच, बाहर खड़े कॉप्स पहले बॉम्ब डिफ्यूज करेंगे या फिर तेरे जैसे डिसेबल्ड आदमी को बचाने आएंगे? यह सुनते ही मेरा दिल डूब जाता है। उसी समय कम्युनिकेशन डिवाइस में लाओचेन की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। हुआ खान, ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। बॉम्ब ब्लास्ट का रिस्क है। हमारे लोग फिलहाल फंसे हुए हैं। अटैक टीम को तुम्हारे पास पहुंचने में कम से कम 3 मिनट लगेंगे। किसी तरह 3 मिनट तक टिके रहो। 3 मिनट।
आम हालात में ये आधी सिगरेट पीने जितना समय होता, लेकिन एक प्रोफेशनल किलर के सामने यह मुझे 100 बार मारने के लिए काफी था। डॉक लैंग भी ये बात अच्छी तरह जानता होता है। वह मास्क उतार देता है। उसके चेहरे पर आंख से लेकर ठुड्डी तक एक लंबा भयानक स्कार दिखाई देता है। वह सिरिंज फेंक देता है और अपनी कमर से एक साइलेंस्ड पिस्टल निकाल लेता है। काली गन बैरल सीधी मेरे माथे पर टिक जाती है। 3 मिनट काफी है, मैं तुझे छलनी कर दूंगा और वेंटिलेशन डक्ट से निकल जाऊंगा। वह अपने होंठ चाटता हुआ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर मैं उसकी गन को घूरता रहता हूँ। मेरा दिमाग पूरी स्पीड पर काम कर रहा होता है। मेरे पैर बेकार हो चुके हैं, मैं डॉज भी नहीं कर सकता। स्टन गन की इफेक्टिव रेंज सिर्फ 5 मीटर होती है और वह मुझसे 6 मीटर से भी ज्यादा दूर खड़ा होता है। वह बहुत सावधान है। गोली चला। मैं उसकी गन के सामने मुस्कुराता हूँ। तुम जैसे सीवर राइट सिर्फ एक डिसेबल्ड आदमी पर गन तान सकते हो। लेकिन डॉक लैंग बस हंस देता है। प्रोवोकेशन से कुछ नहीं होगा। उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर दबाने लगती है। मर जा। और जैसे ही वह फायर करने वाला होता है, उसी पल बाहर कॉरिडोर में एक जोरदार धमाका गूंज उठता है। यह फायर कैबिनेट के ग्लास टूटने की आवाज होती है। अगले ही सेकंड पूरे हॉस्पिटल में फायर अलार्म चीखने लगता है। उसकी तीखी आवाज रात की खामोशी को चीर देती है, जिस पर सीलिंग के फायर स्प्रिंकलर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। बर्फ जैसा ठंडा पानी झरने की तरह बरसने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा रूम भीग जाता है। इस अचानक हुई घटना से डॉक लैंग चौंक जाता है। पानी की वजह से उसकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। वह इंस्टिंक्टिवली दरवाजे की तरफ देखने लगता है और ठीक उसी आधे सेकंड के डिस्ट्रैक्शन में धड़ाम, रूम का भारी लकड़ी का दरवाजा बाहर से एक लात में टूटकर खुल जाता है। एक पूरी तरह भीगी हुई पतली सी लड़की बिजली की तरह अंदर घुसती है। वह कोई और नहीं बल्कि लियू न्यूयेन होती है। उसे देखते ही मेरा दिल लगभग रुक जाता है। गुस्सा और डर एक साथ मेरे दिमाग में फट पड़ते हैं। भागो, उसके पास गन है। मैं पूरी ताकत से चिल्लाता हूँ। मेरी आवाज तक फट जाती है। क्या वह पागल हो गई है? वह अभी तक गई क्यों नहीं? डॉक लैंग भी पलटकर नुयेन को देखता है, जिस पर उसकी आंखों में पागल खुशी चमक उठती है। बहुत सही समय पर आई हो। एक के साथ एक फ्री। वह तुरंत गन उसकी तरफ घुमाता है, लेकिन नुयेन उसे फायर करने का मौका ही नहीं देती। वह न पीछे हटती है, न बचने की कोशिश करती है, न ही पलक झपकाती है। उसके हाथ में 10 किलो से भी भारी फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिस पर वह बिना एक पल गनवाए सेफ्टी पिन खींचती है, फिर सीधा नोजल डॉक लैंग के चेहरे की तरफ तान देती है और पूरी ताकत से ट्रिगर दबा देती है। हाई प्रेशर ड्राई पाउडर एक सफेद तूफान की तरह फट पड़ता है। अगले ही पल पूरा डॉक लैंग उस सफेद धुएं में गायब हो जाता है। उसकी आंखों में पाउडर घुस जाता है, जिस पर तेज जलन की वजह से वह दर्द से चीख उठता है। उसके हाथ की गन भी रिफ्लेक्स में ट्रिगर दबा देती है। बैंग बैंग, साइलेंसर लगी गन से निकली 2 बुलेट्स नुयेन के कंधे को छूती हुई निकल जाती हैं और पीछे लगी वॉल लाइट को तोड़ देती हैं। नुयेन! मेरी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। मैं व्हील चेयर से कूदकर उसके सामने आने की कोशिश करता हूँ ताकि उसकी जगह बुलेट खा सकूं, लेकिन मेरे बेकार हो चुके पैर मेरा साथ नहीं देते। मैं सीधे पानी से भीगी फर्श पर गिर पड़ता हूँ, जिस पर मैं सिर्फ बेबस होकर उसे देख सकता हूँ। वही लड़की जो कभी पानी की बोतल तक नहीं खोल पाती थी, आज सफेद पाउडर के बीच खड़ी होकर ऐसा काम कर रही होती है जिससे मेरी रूह तक कांप उठती है। वह खाली हो चुका फायर एक्सटिंग्विशर फेंक देती है, फिर दोनों हाथों से उस भारी लाल स्टील सिलेंडर को कसकर पकड़ लेती है। वह दौड़कर स्पीड लेती है और पूरी ताकत से उसे डॉक लैंग के घुटने पर दे मारती है। क्रैक! हड्डी टूटने की डरावनी आवाज पूरे रूम में गूंज जाती है। मेरा पैर! डॉक लैंग सुअर की तरह दर्द से चीखता है। उसका दायां घुटना एक अजीब एंगल पर मुड़ जाता है, जिस पर वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। उसके हाथ से गन भी छूटकर मेरे पैरों के पास आ गिरती है। नुयेन जोर जोर से सांस ले रही होती है। उसकी चेस्ट तेजी से ऊपर नीचे हो रही होती है, लेकिन वह यहीं नहीं रुकती। वह पास खड़े आईवी स्टैंड से स्टील रॉड निकाल लेती है, फिर गन उठाने की कोशिश कर रहे डॉक लैंग के हाथ पर पूरी ताकत से वार कर देती है। उससे दूर रह हरामजादे! उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। इस वक्त वह किसी वॉर गॉडेस की तरह लग रही होती है, जो अपने प्यार की रक्षा कर रही हो। उसकी आवाज भर्रा चुकी होती है और पागलपन से भरी होती है। अगर तूने उसे छुआ भी तो मैं तुझे मार डालूंगी। डॉक लैंग अब पूरी तरह लड़ने की हालत खो चुका होता है। वह दर्द से जमीन पर तड़प रहा होता है। उसी समय धड़म! हॉस्पिटल रूम की खिड़की बाहर से टूटकर बिखर जाती है। 3 आर्मर्ड स्पेशल फोर्स ऑफिसर्स रस्सियों के सहारे अंदर घुस आते हैं। उनकी सब मशीन गन्स तुरंत डॉक लैंग पर तान दी जाती हैं। पुलिस, हिलना मत! इसके तुरंत बाद लाओचेन भी क्रिमिनल पुलिस टीम के साथ रूम में घुसता है। सभी ऑफिसर्स मिलकर डॉक लैंग को जमीन पर दबा देते हैं। क्लिक! हैंडकफ्स की आवाज गूंजती है और उसी पल इस शैतान की क्राइम स्टोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसे ले जाओ, लाओचेन आदेश देता है, जिस पर 2 ऑफिसर्स डॉक लैंग को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। अब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। फायर अलार्म बंद हो चुका होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम भी रुक चुका होता है। पूरा रूम अस्त व्यस्त पड़ा होता है। फर्श पर पानी फैला होता है। उसमें सफेद पाउडर घुला हुआ होता है। सब कुछ किसी अजीब ड्रीम जैसा लग रहा होता है। लाओचेन मेरे पास आता है और मुझे उठाकर फिर व्हील चेयर पर बैठा देता है, फिर मेरे कंधे पर हाथ मारता है। हुआ खान, तेरी किस्मत
कीमत सच में बहुत बड़ी है। वह हंसता है। ग्राउंड फ्लोर वाले बॉम्ब बस नकली निकले। वह कमीना सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा था, जिस पर वह नुयेन की तरफ देखकर मुस्कुराता है। लेकिन तेरी वाइफ तो तुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकली। उसकी आंखों में साफ रिस्पेक्ट दिखाई दे रही होती है। इसके बाद वह अपनी टीम को लेकर बाहर निकल जाता है। दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है और पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों रह जाते हैं। मैं व्हील चेयर पर बैठा होता हूँ। पूरा शरीर भीग चुका होता है। मेरे हाथ अब भी बेकाबू होकर कांप रहे होते हैं। अभी अभी मौत के इतने करीब जाने की वजह से नहीं, बल्कि उसके बाद आई उस भयानक दहशत की वजह से। अगर अभी डॉक लैंग की बुलेट नुयेन को लग जाती, मैं आगे सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। तभी नुयेन के हाथ से स्टील रॉड गिरकर फर्श पर खनकती है। वह मुड़कर मेरी तरफ देखती है। उसकी सफेद शर्ट पूरी तरह भीगकर शरीर से चिपकी होती है। उसके बाल बिखरे हुए गालों से चिपके होते हैं। चेहरा धूल और पाउडर से भरा होता है। उसके कंधे पर बुलेट के छूकर निकलने से कपड़ा फट गया होता है। वहीं से हल्का खून भी बह रहा होता है। मैं उसे घूरता हूँ। मेरी आवाज डरावनी तरह से भर्रा चुकी होती है। मेरे सीने में गुस्सा और डर दोनों साथ फट रहे होते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं चीख पड़ता हूँ। मैंने कौथान को तुम्हें पे ले जाने के लिए कहा था, फिर तुम वापस क्यों आई? जिस पर मैं और जोर से चिल्लाता हूँ। तुम्हें पता भी है अभी कितना खतरा था। लेकिन वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप मुझे देखती रहती है। क्या तुम खुद को सुपर हीरो समझती हो? मैं व्हील चेयर के हैंडल को कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर तुम एक प्रोफेशनल किलर से लड़ने दौड़ पड़ी। अगर तुम मर जाती, मेरी आवाज अचानक टूट जाती है, तो फिर पिछले 3 सालों में मैंने जो कुछ किया उसका मतलब क्या रह जाता? बोलो, उसका मतलब क्या रह जाता? मेरी दहाड़ पूरे रूम में गूंज जाती है, जिस पर नुयेन की आंखें भी लाल हो जाती हैं। लेकिन वह बहस नहीं करती। वह बस धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगती है। उसके कदमों से पानी में हल्की आवाजें उठती हैं। वह मेरे सामने आकर रुकती है, फिर धीरे से घुटनों के बल बैठ जाती है। उसकी आंखों में अब न शिकायत होती है न निराशा, सिर्फ दर्द और अटूट दृढ़ता होती है। वह अपने कांपते हुए हाथ उठाती है, फिर बहुत प्यार से मेरे गाल को सहलाती है। हुआ खन? उसकी आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन उसमें दिल को पिघला देने वाली ताकत होती है। मुझे बहुत पहले से पता था कि कुछ गड़बड़ है। वह हल्का सा मुस्कुराती है। जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता हो, वह मुझे इस वक्त खुद से दूर कैसे भेज सकता है? जिस पर वह धीरे से कहती है, और वो बेवकूफ कौथान, उसे झूठ बोलना भी नहीं आता। मैंने मौका देखकर उसे कार में लॉक कर दिया और खुद चुपके से यहाँ आ गई। ये सुनकर मैं गुस्से से कांप उठता हूँ, लेकिन मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं बचते। डांट लो मुझे। वह सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। बस तुम जिंदा रहो। अगर तुम जिंदा रहो तो पूरी जिंदगी मुझे डांटते रहना, मैं सब सह लूंगी। यह कहकर वह धीरे से अपना सिर मेरे घुटनों पर रख देती है। उसकी बाहें मेरी कमर को घेर लेती हैं। हुआखन, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी आवाज भर आती है। मैं बस तुम्हें अकेले अंधेरे का सामना करते नहीं देख सकती। जिस पर वह रोते हुए आगे कहती है, पिछले 3 साल तुमने मेरी रक्षा की, हर खतरे को मुझसे दूर रखा, मेरी जगह नाइफ अटैक झेला, मेरी वजह से असैसिनेशन अटेम्प्ट सहे, यहाँ तक कि अपने पैरों की कीमत भी चुकाई। फिर वह सिर उठाकर सीधा मेरी आंखों में देखती है। लियू न्यूयन कोई ग्लास हाउस में खिलने वाला फूल नहीं है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम सोचो मैं सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के नीचे छिपकर जी सकती हूँ? उसकी साफ और चमकती आंखों में ऐसी आग जल रही होती है कि मैं सीधे देख भी नहीं पाता। अभी कुछ देर पहले मैंने यह नहीं सोचा कि मैं मरूंगी या बचूंगी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी जान ले लूंगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से कांप उठता है। मेरे अंदर का सारा गुस्सा, सारा डर, सारी बेचैनी एक पल में गायब हो जाती है। मैं उसके जख्मी हाथों को देखता हूँ, उसके कंधे पर बहते खून को देखता हूँ। मेरा गला भर आता है, आंसू अपने आप बहने लगते हैं। मैं कांपते हुए हाथों से उसके भीगे बालों को छूता हूँ, फिर उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता हूँ। पागल लड़की, मैं उसकी पेशानी से अपना माथा टिकाता हूँ। तुम सच में बहुत बड़ी पागल लड़की हो। मैं येन को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता हूँ, जैसे उसे अपनी हड्डियों तक में बसा लेना चाहता हूँ। जिस पर मैं धीरे धीरे उसकी खुशबू को फील करता हूँ, उसकी धड़कती हुई हार्ट बीट को महसूस करता हूँ, जबकि येन भी मुझे कसकर गले लगा लेती है और मेरी बाहों में फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसुओं में मौत के मुंह से बच निकलने की खुशी भी होती है और पिछले 3 सालों से दबा हुआ सारा दर्द भी, जिसके साथ साथ उसके दिल में जमा सारी बेचैनी भी इस पल बाहर निकलती चली जाती है, जो देखकर ऐसा लगता है कि खिड़की के बाहर चल रहा तूफान भी जाने कब का थम चुका है। आसमान में छाए घने बादल धीरे धीरे बिखर जाते हैं और सुबह की एक किरण फटे हुए पर्दों को चीरते हुए इस बिखरे पड़े हॉस्पिटल रूम में आकर गिरती है। वह रोशनी बिल्कुल हम दोनों पर पड़ती है, जो इस वक्त एक दूसरे को गले लगाए खड़े हैं, जिस पर हमारे बीच खड़ी हर गलतफहमी, हर झूठ, हर अंधेरा और हर खतरा उसी पल धुएं की तरह गायब होता चला जाता है। साथ ही पॉइजन वुल्फ का जाल भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। जस्टिस की सजा आखिरकार उन लोगों तक पहुंच गई थी और लियू फैमिली का पुराना केस भी आखिरकार बंद हो गया था। इसके बाद मैं येन को धीरे से खुद से अलग करता हूं और उसके चेहरे पर लगे आंसुओं और गंदगी को साफ करने लगता हूं, जिस पर वह मेरी तरफ देखती है और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है। हम दोनों बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते
दोहराते रहते हैं। मौत और जिंदगी के बीच साथ गुजरे उन पलों की समझदारी बिना कुछ कहे हमारे बीच फैलती चली जाती है। लेकिन फिर जब मैं नीचे अपने पैरों की तरफ देखता हूँ तो उनमें अब भी कोई एहसास नहीं होता। मेरे चेहरे पर छिपी उदासी भी चाहकर नहीं छिप पाती। खतरा तो खत्म हो चुका था, अंधेरा भी मिट गया था, लेकिन इन जख्मी दिलों को आखिर कैसे ठीक किया जाएगा? बीते हुए 3 साल आखिर कैसे वापस आएंगे? जिसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले दिन किन्ह चाऊ में धूप खिली हुई थी। मैं व्हील चेयर पर बैठा हॉस्पिटल के बाहर गुजरती गाड़ियों को देख रहा होता हूँ। तभी कौ थान मेरी व्हील चेयर को धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर मैं धीमी लेकिन भारी आवाज में कहता हूँ, थान तुम वापस जाओ। मैं व्हील चेयर के पहियों को मजबूती से पकड़ लेता हूँ। यह सुनकर कौ थान हैरान रह जाता है। भैया, आप पागल हो गए हैं क्या? भाभी अभी भी विला में आपका इंतजार कर रही हैं। आपकी हालत ऐसी है, आपको घर वापस चलना चाहिए। जिस पर मैं ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखता हूँ। कौत्था दांत भींच लेता है, लेकिन आखिर में मेरी बात मानकर वहां से चला जाता है। हालांकि जाते वक्त भी वह बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखता रहता है। इसके बाद मैं खुद डिसेबल्ड पीपल के लिए बनी एक टैक्सी बुलाता हूँ। ड्राइवर मुझसे पूछता है, सर कहाँ जाना है? जिस पर मैं खिड़की के बाहर चमकती धूप को काफी देर तक देखता रहता हूँ। फिर धीरे से कहता हूँ, ईस्ट साइड वाले बीच पर चलो। वह जगह जहाँ 3 साल पहले मेरी और लियू न्यूयेन की पहली मुलाकात हुई थी। समुद्र की नमकीन हवा मेरे चेहरे से टकराती है। ड्राइवर मेरी व्हीलचेयर को बीच के लकड़ी वाले रास्ते पर चढ़ा देता है और फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वहां सिर्फ मैं अकेला रह जाता हूँ। मैं धीरे धीरे व्हीलचेयर आगे बढ़ाने लगता हूँ। रास्ते के दोनों तरफ फैला समुद्र सुनहरी रोशनी में चमक रहा होता है। सामने डूबता हुआ सूरज पूरे समुद्र को लाल और नारंगी रंग में रंगता चला जाता है। फिर मैं रास्ते के आखिरी छोर पर पहुंचकर रुक जाता हूँ और अपने उन पैरों की तरफ देखता हूँ जो एक पतले कंबल के नीचे ढके हुए हैं। वे पूरी तरह सुन्न पड़े थे। पॉइजन वुल्फ का केस खत्म हो चुका था। लियू फैमिली का नाम भी साफ हो चुका था। अंधेरे में छिपे सारे जहरीले सांप भी जड़ से खत्म कर दिए गए थे। मैंने इसके लिए पूरे 3 साल लगाए थे, यहाँ तक कि अपने दोनों पैरों की कीमत भी चुकाई थी और आखिर में येन के लिए जिंदगी भर की शांति हासिल कर ली थी। लेकिन उसके बाद क्या? जिस पर मैं कड़वी हंसी हंस देता हूँ। मेरी उंगलियां व्हील चेयर के हैंडल को कसकर पकड़ लेती हैं और उनकी गांठें सफेद पड़ जाती हैं, क्योंकि अब मैं एक पूरा अपाहिज बन चुका था। पिछले आधे महीने से हॉस्पिटल में लियू न्यूयेन हर वक्त मेरे साथ रही थी। वह मुझे साफ करती, मेरी पोजीशन बदलती और यहाँ तक कि मेरी पर्सनल केयर भी खुद ही करती थी। हर बार जब उसकी लाल हुई आंखों को देखता और उसे पानी का बर्तन लेकर आते जाते देखता तो मेरा दिल जैसे किसी मशीन में पीसा जा रहा होता था। वह इससे बेहतर जिंदगी डिजर्व करती थी। उसे अपनी खूबसूरत जवानी किसी ऐसे इंसान के साथ बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी जो अब खड़ा होकर उसे गले तक नहीं लगा सकता था। नुया, मुझे माफ कर दो। मैं सामने उठती हुई लहरों को देखता हूँ। मेरी आंखें नम हो जाती हैं और मैं बुदबुदाता हूँ। आज बिना बताए जाने का मकसद बस हमारी आखिरी डोर को भी काट देना है। मैं पहले ही विदेश के रिहैबिलिटेशन सेंटर से कांटेक्ट कर चुका था। मेरी फ्लाइट अगले दिन थी। मुझे लगता था कि अगर मैं पूरी तरह उसकी जिंदगी से गायब हो जाऊं तो वक्त धीरे धीरे उसके दिल के जख्म भर देगा। मैं एक गहरी सांस लेता हूं और व्हील चेयर घुमाकर वहां से जाने की तैयारी करता हूं। लेकिन तभी पीछे से रेत पर चलते नंगे पैरों की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जिस पर मेरा पूरा शरीर अचानक सख्त हो जाता है। एक अजीब सा एहसास मेरे दिल को जकड़ लेता है। शुखान, आखिर कब तक भागते रहोगे? वह आवाज पहचानते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठता है। मैं फौरन व्हील चेयर घुमाता हूँ और बस एक नजर पड़ते ही मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। डूबते सूरज की रोशनी के बीच लियू न्यूयन खड़ी थी। आज उसने अपने बिजनेस सूट की जगह वही सफेद ड्रेस पहन रखी थी जो उसने यूनिवर्सिटी में हमारी पहली मुलाकात के दिन पहनी थी। वह नंगे पैर थी। उसके हाथ में हाई हील्स थीं। समुद्र की हवा उसकी ड्रेस और लंबे बालों को उड़ा रही थी। वह किसी खूबसूरत सपने की तरह मेरी तरफ बढ़ती चली आती है, जिस पर मैं दांत भींचकर पूछता हूँ, तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं अपने गले में अटके दर्द को दबाकर खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या कौ तान ने मुझे बेट्रे कर दिया? यह सुनकर वह मेरे सामने आकर रुक जाती है। क्या तुम्हें लगा था कि कौ थान को भेज देने के बाद तुम चुपचाप विदेश भाग जाओगे? वह मेरी आंखों में देखते हुए बोलती है। हुआ खान, शायद तुम भूल गए हो, लियू ग्रुप अब किंचो की टॉप कंपनीज में से एक है। जिस एयरलाइन से तुमने टिकट बुक की थी उसमें भी हमारा शेयर है। यह सुनकर मैं सांस रोककर उसे देखता रह जाता हूँ। वह बदल चुकी थी। अब वह पहले वाली कमजोर लड़की नहीं थी जिसे मैंने कभी बारिश में रुला दिया था। उसकी आंखों में अब एक ऐसा दबाव था जिससे नजरें मिलाना भी मुश्किल हो जाता है। जिस पर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करवाई। लियू न्यूये, तुम हद पार कर रही हो। मैं चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ और कहता हूँ, वापस जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। सच में? जिस पर वह जाने की बजाय और करीब आ जाती है। दोनों हाथ व्हील चेयर के हैंडल पर रख देती है और मुझे अपनी परछाई के अंदर कैद कर लेती है। इसलिए तुम उसी बीच पर आए हो जहां हम पहली बार मिले थे। यह सुनकर मैं घबरा जाता हूँ। मुझे छोड़ो। मैं उसकी बांह हटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह पलटकर मेरी कलाई पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि मैं भी हैरान रह जाता हूँ। हुआखन, आखिर कब तक खुद को कम समझते रहोगे? वह सीधे मेरी आंखों में देखती है। उसकी आवाज में गुस्सा भी होता है और बेहद दर्द भी। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए तुम मेरे लायक नहीं रहे क्योंकि तुम अब चल नहीं सकते, इसलिए तुम एक कायर की तरह भाग जाना चाहते हो? मैं कायर नहीं हूँ।
जिस पर मेरी दबाई हुई पीड़ा अचानक फूट पड़ती है। मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और मैं गुस्से में चिल्ला उठता हूँ, मैं एक अपाहिज हूँ। लियू न्यूयेन, होश में आओ। तुम अब लियू ग्रुप की सीईओ हो। तुम्हारी नेटवर्थ सैकड़ों करोड़ की है, जबकि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे वॉशरूम जाने के लिए भी किसी की मदद चाहिए होती है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो पूरे किन्ह चाओ के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाओगी। मजाक जिस पर लियू न्यूयेन अचानक हंस पड़ती है। समुद्र की हवा उसके लंबे बालों को उड़ाने लगती है। वह मेरी कलाई छोड़ देती है और सीधी खड़ी हो जाती है। फिर अपने साथ लाए हुए बैग में से एक बिल्कुल नई फाइल निकालती है। अगले ही पल वह फाइल सीधे मेरे पैरों पर फेंक देती है, जिस पर मैं हैरानी से नीचे देखता हूँ। वह एक मैरिज एग्रीमेंट था। उसके कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ टाइटल मेरी आंखों में चुभ जाता है। मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगता है। आधे महीने पहले मैंने उसी लड़की को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर किया था, उसे खाली हाथ घर से निकल जाने पर मजबूर किया था। लेकिन आज वह मेरे सामने मैरिज एग्रीमेंट लेकर खड़ी थी, जिस पर मेरे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या वह मेरा मजाक उड़ा रही है या फिर मुझ पर तरस खा रही है? लेकिन उसकी आंखों में दिख रही दृढ़ता देखकर मैं कांपते हाथों से वह एग्रीमेंट खोलता हूँ। मुझे लगा था कि अंदर प्रॉपर्टी क्लॉजेस भरे होंगे, प्रीन्योप्टियल कंडीशंस होंगी, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन की लंबी लंबी टर्म्स लिखी होंगी। लेकिन जैसे ही मैं पन्ने पलटता हूँ मैं पूरी तरह स्तब्ध रह जाता हूँ, क्योंकि पूरे 3 पन्ने बिल्कुल खाली थे। आखिरी पेज पर सिग्नेचर वाली जगह के ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, साफ सुथरी हैंडराइटिंग में, शुखान की बाकी पूरी जिंदगी लियू न्यूयन की होगी। यह एग्रीमेंट हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। जिस पर मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का सारा खून एक ही पल में आंखों तक पहुंच गया हो। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। ये क्या है? मेरी आवाज इतनी भर्रा जाती है कि खुद मुझे भी मुश्किल से सुनाई देती है। जिस पर लियू न्यूयेन धीरे धीरे मेरे सामने बैठ जाती है। वह दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लेती है। उसकी आंखों में चमकता हुआ उजाला पीछे फैले तारों भरे आसमान से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। फिर उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान उभरती है जिसमें शरारत भी होती है और प्यार भी। मतलब बहुत सिंपल है, उस वक्त तुमने मुझे खाली हाथ घर से निकाल दिया था, अब मेरी बारी है हिसाब बराबर करने की। यह कहते हुए वह मेरे और करीब झुक जाती है। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकराने लगती हैं। शुखन, बॉस लियो के पास अब सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अपने पास रखना चाहती हूँ। तो बताओ, साइन करोगे या नहीं? पूरी जिंदगी अपने पास रखना। ये 4 शब्द किसी बॉम्ब की तरह मेरे दिल पर गिरते हैं और मेरे अंदर सालों से खड़ी इंफीरियोरिटी की दीवार को पूरी तरह तोड़ देते हैं। मैं सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखता हूँ, उस लड़की को जो बिना कुछ बचाए पूरी तरह मेरी तरफ दौड़कर आई थी, जो हर दर्द, हर मुश्किल और हर आंसू के बाद भी मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। और फिर 3 सालों से दबे हुए मेरे सारे आंसू आखिरकार बाहर निकल आते हैं। तुम पागल हो क्या? मैं रोते हुए उसे डांटता हूँ। मैं अब कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। हो सकता है पूरी जिंदगी इस व्हील चेयर पर बैठा रहूं। लेकिन वह तुरंत मेरी बात काट देती है। तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी व्हील चेयर धक्का दूंगी। उसकी आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। जिस पर मैं फिर कहता हूँ, मेरा स्वभाव खराब है, मैं अक्सर गुस्सा करता हूँ। लेकिन वह फिर मेरी बात बीच में ही रोक देती है। तो मैं सह लूंगी। अब उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान पहले से ज्यादा चमक रही होती है। हुआखन, तुम मुझ पर 3 साल का कर्ज चढ़ाकर बैठे हो और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी लगाकर वह कर्ज चुकाना होगा। इस बार तुम भाग नहीं सकते। समुद्र की हवा लगातार बहती रहती है, लहरें चट्टानों से टकराकर गूंजती रहती हैं, लेकिन उस वक्त मेरे कानों में सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है। मैं उसके हाथ में पकड़े हुए पेन को देखता हूँ और चाहकर भी अब कोई इनकार नहीं कर पाता। अगले ही पल मैं वह पेन दूर फेंक देता हूँ। जिस पर लियू न्यूयन हैरानी से मुझे देखती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मैं उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत से उसे सीने से लगा लेता हूँ, जैसे उसे हमेशा के लिए अपनी रूह में बसा लेना चाहता हूँ, जैसे अब कभी उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहता। अब कभी अलग नहीं होंगे। मैं उसके कान के पास रोते हुए फुसफुसाता हूँ। मेरी आवाज कांप रही होती है, लेकिन मेरा फैसला पहले से ज्यादा मजबूत होता है। जिस जिंदगी का कर्ज मैं तुम पर चढ़ा चुका हूँ, उसे चुकाने के लिए मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। जिस पर लियू न्यूयन भी मेरे गले से लिपट जाती है। वह मेरे कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। धीरे धीरे सूरज पूरी तरह होराइजन के पीछे छिप जाता है और रात के आसमान में अनगिनत तारे चमकने लगते हैं। व्हील चेयर के पास हमारी लंबी परछाइयां खिंच जाती हैं। जो साल हमने खो दिए थे, जो दर्द हमने झेले थे, जो गलतफहमियां हमारे बीच खड़ी थीं, आखिरकार उन सब को सबसे खूबसूरत और सबसे सुकून भरा अंत मिल जाता है और हमारी बाकी की जिंदगी असल में अब जाकर शुरू होती है।